देखो, गुप्त काल का दो खंड, साहित्य और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ये दोनों सेगमेंट कितना महत्वपूर्ण है इसी बात से समझ लो कि अगर गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है तो साहित्य एवं विज्ञान एवं प्रगति, तीसरा चीज इसमें आता है कला एवं संस्कृति, जिसके इसके जोड़ का बाकी विकल्प बाकी दुनिया के पास मौजूद नहीं है। साहित्य और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ोगे तो दोनों का रिश्ता भी बड़ा निकट होता है। साहित्य को कहा जाता है कि वो कल्पना है, ठीक है, और विज्ञान को कहा जाता है कि वो साकार रूप है। तो किसी के कल्पना को साकार होना मतलब समझो कि उस देश में साहित्य एवं विज्ञान का एक साथ विकास होना है, इसीलिए इस काल का बहुत महत्वपूर्ण होता है। कहने का मतलब यह है कि विज्ञान और कला दोनों जो पाठ है एक दूसरे के पूरक कैसे हो सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग कल्पना करते हैं कि एक पुष्पक विमान बना जिस पर चढ़ करके रावण घूमता था। जब हम लोग रामायण महाभारत में पढ़े थे क्या था, कल्पना था। लेकिन अब आजकल जो एरोप्लेन पर घूम रहे हो कि क्या है, विज्ञान है ना, ठीक है। अगर रामायण में दिखाया गया कि सीता माता खड़ा थी और आग में जल रही थी लेकिन फिर भी वो बची रही, तो अभी विज्ञान को ही काम करने का जरूरत है कि ऐसा ड्रेस बनाए जिसमें लोग पहन के खड़े रहे। तो साहित्य को हमेशा कहा जाता है कल्पना है और विज्ञान उस कल्पना को साकार करने का रूप है। और दोनों का सबसे बड़ा विकास अगर किसी के पीरियड में है तो गुप्त काल है। गुप्त काल के इन दो ही विकास हैं जिसके ऊपर आप दुनिया में सर उठा के गर्व से कह सकते हैं कि हिंदू संस्कृति विश्व की सबसे प्रगतिशील संस्कृति थी, ठीक है। यही दो तत्व हैं जिनके दम पर कहा जाता है कि भारत दुनिया का अव्वल दर्जे का देश था। एक गाना बहुत हिंदी फिल्म में पॉपुलर चलता था, जब जीरो दिया भारत ने, कुछ ऐसा गाना था ना, दुनिया को संस्कृति दिखलाई। उस गाने में जितने लाइन है ना मैक्सिमम वो सब गुप्त काल के उपजे हुए अवधारणा पर आधारित, ठीक है, कि विश्व को भारत क्या दे सकता है ये यहाँ के साहित्य और साइंस में आपको नजर आएगा। चलो एक एक करके दोनों भाग का चर्चा करते हैं जिसका क्या इंपॉर्टेंस है। देखो, सबसे पहले अगर बात की जाए तो शुरुआत होती है कि गुप्त काल में कौन कौन से साहित्य लिखे गए, ठीक। तो गुप्त काल में लिखे गए साहित्यों में सबसे पहला नाम आता है पुराण का। पुराणों की रचना किस काल में हुई? गुप्त काल में। और पुराण की रचना कर्ता के दो नाम थे, लोमहर्ष एवं उग्र श्रवा। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है और कुल पुराणों की संख्या 18 है, ठीक है। पुराणों को इतिहास में क्या यूज है, तो लोग बोलते हैं कि सबसे पहले पुराण ही वो पुस्तकें हुई थी जिन पुस्तकों में वंशावली चलती थी, ठीक है। मनवंतर के अलावा इसमें वंशावली चली। जैसे हम लोग किसी भी राजा के इतिहास पढ़ते हैं कि कोई मुगल काल है तो पढ़ते हैं ना कि बाबर इसका संस्थापक था, उसका बेटा हुमायूं था। तो एक पिता के उत्पन्न संतान फिर अगला राजा, इस तरह के इतिहास लिखने की सबसे पहली विधि अगर कहीं से आई है तो वंशानुचरित से आई है और वो पुराण में ही मिलता है, दूसरी जगह पर नहीं मिलता है। तो ये सभी प्रश्न है, ठीक है, कि पुराणों की रचना किस काल में हुई, ये भी एग्जाम में पूछता है। पुराणों के संकलनकर्ता कौन है, पुराणों की संख्या कितनी है, सबसे प्राचीन पुराण कौन है, मत्स्य पुराण। तो 4 पॉइंट आपको याद करने हैं पुराण से। पुराण के बाद इस काल में एक बहुत बड़े नाटककार हुए और उनका नाम था भास, ठीक है। कहा जाता है कि इन्होंने अपने जीवन में कुल 13 नाटक लिखे हैं, लेकिन 13 नाटक में स्वप्नवास वदतम, प्रतिज्ञा यौगंधरायण और चारु दत्ता, ये 3 जो है ना ये अपने समय के सबसे फेमस नाटक है। क्वेश्चन तो भी पूछता है कि भास कौन थे, तो भास नाटककार थे। भारत में सबसे अच्छे जो नाटक लिखे गए ना
उन नाटकों में इनका नाम भी आता है। उच्च कोटि के व्यक्ति कहते हैं स्वप्न वासवदन में राजा उदयन और उनकी पत्नी वासवदता की प्रेम कथा का वर्णन है। प्रतिज्ञा यौगंधरायण में महाराज उदयन और यौगंधरायण की सहायता से वासवदता को उज्जैनी से ले जाने का वर्णन है। यानी इसका मतलब सबसे मजेदार बात क्या है कि स्वप्न वासवदतम जहां खत्म होता है वहीं से प्रतिज्ञा यौगंधरायण शुरू होता है। पहले वाले में लव हुआ और दूसरे वाले में भगाने की प्रयास हुए, यही कहानी दर्शा रहा है। ठीक है, तो ऐसा होता था। जब खास करके आप संगम काल जब पढ़ोगे तो संगम काल में भी आपको कुछ पुस्तकें मिलेंगी। शिल्पाधिकारम, मणि मेखलय। तो शिल्पाधिकारम जो किताब है उसमें कहानी जहां खत्म होती है वहीं से मणि मेखलय की कहानी चालू होती है। उसी प्रकार ये भी है कि जहां से स्वप्नवास वदतम खत्म होता है वही कहानी आगे बढ़ती है। और स्वप्नवास वदतम, इसमें वासवदता जो है वो लड़की है और महाराजा उदयन के साथ उसके प्रेम पर आधारित प्रसंगों का उल्लेख है। एक और पुस्तक पर आइए, राइटर का नाम है विशाख दत्त और इनकी पुस्तक का नाम क्या है? देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस। ये दोनों किताबें इतिहास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुद्रा राक्षस किताब का इंपॉर्टेंस ये है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस प्रकार से राजगद्दी हासिल किया था। ठीक है, और देवी चंद्रगुप्ता में बताता है कि चंद्रगुप्त टू ने किस प्रकार से गद्दी प्राप्त किया था। चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त मौर्य का बात मैं कर रहा हूं, तो मौर्य वंश का शासक था जिसमें बिंदुसार अशोक जैसे राजा हुए। उसकी भी कहानी इंटरेस्टिंग थी। ठीक है, कि कौटिल्य धनानंद के दरबार में गया, धनानंद ने कौटिल्य को बेइज्जत किया, कौटिल्य ने अपना चुनी खोल दिया और कहा कि तेरा खानदान हम नष्ट करके ही चुनी फिर से बांधेंगे। रास्ते में गया तो एक लड़का दिखा, उस लड़का का नाम था चंद्रगुप्त। उसको 1000 करसापन में खरीद लिया, खरीद के ले गया तक्षशिला, पढ़ा लिखा के खड़ा किया। फिर बोला सेना बनाओ पंजाब में, सेना बनाया तो कहा कि चलो मगध में कोई हिसाब पूरा करना है। फिर चंद्रगुप्त मौर्य की फौज लेके मगध आया। मगध के राजा धनानंद भाग खड़ा हुआ और इस प्रकार से चंद्रगुप्त गद्दी प्राप्त किया। तो एक घटना का वर्णन मुद्रा राक्षस में है। ठीक है, और देवी चंद्रगुप्तम वाला घटना क्या है कि चंद्रगुप्त जो विक्रमादित्य बाद में बना, उसके पहले गुप्त वंश में एक शासक हुआ जिसका नाम था रामगुप्त। रामगुप्त को विदेशी आक्रमणकारियों ने हरा दिया। जब वो हरा दिया तो उसे बंधक बना लिया और विदेशी राजाओं ने उसके बाद शर्त रखी कि तुम्हारा जो चचा आया था जिसका नाम था समुद्रगुप्त, वो हमारे एरिया में हराने के बाद हमारे घर की बेटी से शादी जरूर करता था। ठीक है, बोले थे ना कि कन्योपायन। ठीक है, और क्या चीज? गरुत मंदार स्व विषय भुक्ति याचना। ठीक है, गरुड़ वाला सिक्का चलाओ, अपने घर की लड़की से शादी कराओ तो तुम्हारा राज्य तुम्हें वापस कर देंगे। तो बोला कि तुम भी हारा तो तुम भी शादी कराओ। तो बोला कि हमारा बेटी उटी नहीं है। तो बोला कि बहन शादी कराओ, भी नहीं है तो बीबी से शादी कराओ। यही ना बताए हैं पहले दिन। तो हुआ कि भाई चलो अब बीबी को जा रहे मनाएंगे तब ना। तो बीबी को मनाने के लिए जब मगध लौटा, इस बात की खबर मिली तो चंद्रगुप्त टू ने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या कर दी और भौजाई से कहा डोंट वरी मैं हूं ना, और जाके भौजाई से शादी कर लिया और फिर अपने ही नारी का कंचन कामनी भेष बनाया और पहुंच गया उनके दरबार में, उनकी हत्या करके उनके कुल खानदान को नष्ट कर दिया। तो रामगुप्त की हत्या करके चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस प्रकार मगध का ताजपोशी किया, ये घटना देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम में देवी है ध्रुव देवी जो रामगुप्त की पत्नी है और चंद्रगुप्त खुद ही है बेचारा। ठीक है, और मुद्रा राक्षस में ठीक है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा धनानंद को हटाकर कौटिल्य के मदद से
मगध में नंद वंश स्थापित करने की कहानी। ये दोनों कहानियां अपने आप में इतिहास की बड़ी धरोहर है, इंटरेस्टिंग भी है, सुनने में आपको भी मजा भी आता है। फिर देखिए ये दोनों कहानी इस किताब में है। आगे बढ़ते हैं। इसी काल में एक शूद्रक राइटर है और इनकी जो किताब है उसका नाम है मृक्ष कटिकम। क्या नाम है? कटिकम। इसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है माटी का खिलौना। बड़ा कमजोर होता है ना जी, ठीक है। तो उसी प्रकार इसमें बड़ा अजीबो गरीब चीज है कि एगो पंडित जी है और उनको बेस्या से प्रेम हो गया है, ठीक है। तो क्या गति और दुर्गति होगा उसी में इसमें दिखाया गया है, ठीक है। कहने का सेंस ये है, इस कहानी का महत्व ये जाता है कि महाराजा लोग और राजा लोग, चाहे बड़े बड़े जो धनाढ़ व्यापारी थे, वो वेश्यालयों के कोठे पर जाते थे शानो शौकत से, क्योंकि उनके पास लुटाने के लिए बहुत कुछ था, ठीक है। लेकिन एक पंडित जो कटोरा भर भीख मांग के खर्चा चलाता है, अगर उसको गलती से लव हो जाए तो उसके जीवन में कैसा कैसा तूफान आने वाला है और उसको जीवन में कैसा कैसा आदमी मिलने वाले हैं। इस सोच पर पहली बार अगर भिखमंगा को कहीं गलती से वेश्या से प्रेम हो जाए तो क्या क्या हो सकता है, एक कवि ने कल्पना की है, ठीक है। तो इस पूरे स्टोरी में बड़ा इंटरेस्टिंग है कि एक राजा का व्यवहार, एक ब्राह्मण का व्यवहार, एक जुआरी क्या करता है, व्यापारी क्या करता है, वेश्या, चोर, धूर्त, दास, सबका बड़ा इंटरेस्टिंग वर्णन उन्होंने किया है। इसीलिए जो गुप्त काल की रचनाओं में जिनको बड़ा ऊंचे दर्जे की रचना स्वीकार की जाती है उसमें किसका नाम भी आता है। कहते हैं कि रामायण और महाभारत ये भारत के दो का क्या है, बड़े बड़े महाकाव्य हैं। और आप महाभारत के बारे में पढ़े हैं कि जब महाभारत शुरू हुआ तो इसमें मात्र 8000 श्लोक थे, तो इसका नाम था जय संहिता। क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत पूछता है कि महाभारत का प्राचीन नाम क्या था, तो जय संहिता। इसमें बाद में श्लोक बढ़ के हो गए 24,000, ठीक है। तो क्या हुआ बताइए, इसका नाम पड़ा भारत। और जब इसमें 1 लाख श्लोक हो गए तो इसका नाम हो गया महाभारत। तो ये लिखा तो जा रहा था बहुत पहले से, क्योंकि महाभारत की घटनाओं के पात्र उत्तर वैदिक काल की, ठीक है। लेकिन कंप्लीट कब हुआ? गुप्त काल में। इसी प्रकार वाल्मीकि ने रामायण लिखा, तो रामायण भी शुरू में छोटे छोटे पदों में थे, बाद में और बड़े हुए, बाद में और बड़े हुए, तो रामायण भी कंप्लीट हुआ गुप्त काल में। मतलब समझो कि गुप्त काल की महिमा कितनी निराली है। सबसे पहले मंदिर बनने चालू हुए, सभी भगवान का स्टैचू, कल्पना किया गया कि भगवान विष्णु कैसा दिखते होंगे, सरस्वती कैसे दिखती होंगी, पूरे भगवान की भगवती मिली, सबका शादी ब्याह भी हुआ गुप्त काल में। वहीं पर पहली बार अदालत, केस, फौजदारी के केसेस हैंडल किए गए कि मतलब कैसे संपत्ति विवाद वगैरह सुलझाते हैं। इसी पीरियड में अजंता जैसी गुफाएं बन रही हैं, एलोरा जैसी गुफाएं बन रही हैं। इसी काल में नाटक में जो नाटक देखो, सब नाटक अपने आप में एक पर एक अच्छी नाटकें हैं। मतलब कोई भास नाटककार हुए तो उनके तुलना में कोई नहीं हुआ। अगर आप देख रहे हैं कि एक राइटर ने हिस्ट्री के 2 कैरेक्टर को उठाया है तो दोनों महान कैरेक्टर है, दोनों में उनसे बड़ा कोई कैरेक्टर है ही नहीं, ठीक है। इसी प्रकार अगर एक ने मृक्ष कटिकम लिखा तो उसने ये नहीं देखा, बाकी के राइटर सबको ही लिखता था कि राजा, शहर, विश्यालय, मदिरालय का जो कॉकटेल और फ्यूजन है वो कैसा होता है। लेकिन इसमें लेखक करे कि नहीं, राजा पर तो सबने लिखा, हम लिखते हैं। इतिहास में 2 गरीब को प्रेमिका मिली है, एक इसमें मिल रही है और एक नाम सुना होगा तुम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री में, रूसो का नाम सुना हो, रूसो को,
फ्रेंच रेवोल्यूशन में रूसो, मॉन्टेस्क्यू, वाल्टेयर और दिदरो 4 हीरो थे। तो रूसो को भी एक गणिका से प्रेम हो गया था, तो उस पर भी कुछ चीजें छपी थी। तो महाभारत और रामायण कंप्लीट हुई इसी काल में। देखो इसके पहले मात्र एक स्मृति लिखा गया है और वह है मनु स्मृति। चूंकि आचार्य मनु शुंग राजा किसके दरबार में रहते थे? पुष्यमित्र के दरबार में रहते थे। ठीक है, आगे से पढ़िए और पीछे से खोआ बना के खाते जाइए। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग के दरबार में 2 महान विद्वान रहते थे। कौन कौन? एक पतंजलि और दूसरे आचार्य मनु। मनु ने मनु स्मृति लिखा और पतंजलि ने महाभाषा। कम से कम अपना कोचिंगवा के नमो तो याद करो। ठीक है, तो उसमें मनु के किताब को हिंदू का प्रथम फर्स्ट लॉ बुक इन हिंदू कल्चर, प्रथम विधि ग्रंथ माना गया है। तो इस काल में नारद, कात्यायन, पराशर, बृहस्पति जैसे स्मृति ग्रंथ लिखे गए। देखो स्मृति ग्रंथ कानून की किताबें हैं, उस समय का संविधान है। आईपीसी की धारा यही है और सीपीसी की धारा यही है। ठीक है, इसी में सब नियम लिखे हुए होते थे। कोई व्यक्ति अगर चुरा लिया तो उसको क्या सजा मिलना चाहिए। ठीक है, तो कानून की किताबों का दर्जा रखते थे स्मृति ग्रंथ, इसीलिए इस काल में इनका भी बहुत महत्व है। आगे देखिए, सारे राइटर को घर में छोड़ दीजिए। रामायण कंप्लीट हुआ, महाभारत कंप्लीट हुआ, 18 पुराण लिखे गए। ठीक है, 13 नाटक लिखे गए। विशाख दत्त ने क्या लिखा? अभी असली हीरो की एंट्री बाकी है, नाम है कालिदास। ठीक है, इनके बारे में कहा जाता है कि भारतीय संस्कृति में न भूतो और न भविष्यति, न पहले कोई इतनी अच्छी साहित्य लिखा था और न इनके बाद आज तक कोई ऐसा साहित्य लिखा है। इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। मतलब इन्होंने जो चीजें अपने कल्पना में देखी वो सब, मतलब कोई एक राइटर एक थिंग पर काम करता है। कालिदास ने अगर 8 किताबें लिखी तो 8 अपने अलग अलग विषय पर काम कर रही हैं। ठीक है, और जो उनकी 7 किताबें हैं, 8 नहीं सॉरी 7 ही किताबें हैं, तो 7 किताबों के सब्जेक्ट एक दूसरे से अलग है। मतलब एक वर्सेटाइल राइटर है जो अलग अलग सोचता है और अलग अलग पुस्तकें। देखो इस काल के सबसे महान लेखक है कालिदास। इन्हें भारत का शेक्सपियर कहते हैं। इन्होंने जो पुस्तकें लिखी है उसमें पहली किताब है कुमार संभवम। यह कुमार का मतलब है शंकर और पार्वती के जो बेटे हैं कार्ते, उनके जन्म पर आधारित कथा है। ठीक है, और एक कथा, तुम लोग कार्तिक को नहीं जानते हो। कार्तिक नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा लोकप्रिय नहीं है, ठीक ना, लेकिन साउथ के सबसे बड़े देवता है। और उसके पीछे वही मान्यता है कि एक दिन भगवान शंकर को लगा कि मेरे दोनों बेटे में से कौन ज्यादा तेज है जिसको मैं अपना उत्तराधिकारी दर्ज करूं, तो दोनों में कह कि जाओ तुम लोग विश्व भ्रमण करके आओ। ठीक है, तो जो गणेश भगवान थे उठे और माइये बाप के गोले गोले घूम गए कि हमारा पूरा दुनिया आप ही दोनों है। ठीक है, और कार्तिकेय अपने सवारी लेकर के जा रहे थे भ्रमण करते हुए, या पूरा विश्व का चक्कर लगा। कहते हैं कि उसके पहले ही यहाँ विजेता घोषित हो गया था कि नहीं भाई ज्ञान का व्यक्ति है, इसीलिए सबसे पहले तुम लोग पूजा पाठ कराते हो, तो सबसे पहले भगवान गणेश का पूजा होता है। बुद्धि रहेगा तब ना पूजा करेगा, तो बुद्धि के देवता भाई पहले उनको पूज लीजिए, उसके बाद बुद्धि काम करने लगेगा तो बाकी भगवान को पूज लीजिए ना। तो गणेश की पूजा हुई। कार्तिकेय उस समय उधर ही विंध्य पर्वत पार करके बेचारे नीलगिरी की पहाड़ी तरफ पहुंचे थे। उनको खबर मिला कि विजेता डिक्लेयर हो गया, तो कहे कि अब हम क्या करेंगे नॉर्थ इंडिया कैलाश में जाकर के, हम इधर ही रह जाते। ठीक है, तो साउथ इंडिया में इन्हीं का नाम है मुरुगन, और इन्हें ही हम लोग कहते हैं सुब्रहण्यम।
साउथ इंडिया के टाइटल सुनते हो ना, किसी के नाम के सुब्रह्मण्यम भारती, ठीक है। तो साउथ इंडिया के सबसे बड़े देवता है मुरुगन। मुरुगन कौन है? कार्तिकेय। इसी में जो छठी उठी का गीत अभी भी जो लोग गाते हैं बच्चे के जन्म उन्म होने पर, ये सब गीत सबसे पहले सोहर वगैरह इन्होंने ही रचित लिखा है, और इसी पुस्तक से निकल करके बाकी अलग अलग संस्करण में तैयार हुआ है। इनकी दूसरी किताब है रघुवंशम। इस किताब के बारे में कहा जाता है, भारतीयों के इतिहास पर यह आरोप लगाया जाता है जी कि भारत में आजादी के बाद जो इतिहास पढ़ाया गया उस इतिहास में हम लोग दूसरे का तो पूरा कुल खानदान याद करते हैं कि गियासुद्दीन बिन तुगलक थे, उमर है तो मोहम्मद बिन तुगलक है, मोहम्मद बिन तुगलक है तो फिरोज शाह तुगलक है, फिरोज शाह तुगलक है तो 8 गो और हुए, तब लास्ट में हो गए नासिरुद्दीन तुगलक हुए, ठीक है। लेकिन कभी आप अपने देवी देवताओं में पूछे कि भगवान राम के पिताजी का नाम क्या था? दशरथ। दशरथ के पिताजी का क्या नाम था? ऐसा भतु वाली अनमुह बना के बैठते हैं कि वो सब क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इस चीज को धोने का क्रेडिट जो है वो जाता है कालिदास को। इन्होंने भगवान राम की वंशावली बनाई। रघुकुल रीत सदा चली जाई, प्राण जाए पर न जाई। तो उस पीढ़ी में पूरा लिखे हुए हैं कि भगवान राम की वंशावली में कौन कौन भृगु हुए, कैसे कैसे हुए, टोटल का नाम उसमें मिलता है। यानी अगर हिंदू संस्कृति में भगवान राम का एक बहुत बड़ा अव्वल दर्जा प्राप्त है, तो उस राम की वंशावली को किसी ने सबसे पहले तैयार किया तो व्यक्ति कालिदास। दूसरा किताब का धार्मिक महत्व है। आइए तीसरी किताब मेघदूत। बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं कि कालिदास के मेघदूत से ही टेलीफोन का आविष्कार हुआ, ठीक है। होता है ना, अभी नया नया शादी होने वाला हो तो फ्री में सिम डलवा लेते हैं अनलिमिटेड, और रात भर जो बात करते रहते हैं। सुबह से कब शाम हुआ और शाम से कब सुबह पता नहीं चलता है। तो कहा जाता है कि सबसे पहले विश्व में टेलीफोनिक कम्युनिकेशन अगर किसी ने किया है तो कालिदास हैं, और उनकी किताब का नाम है मेघदूत। इसकी पूरी कहानी ये है कि एक दंपति है, लड़का लड़की, इन दोनों की शादी होती है, ठीक है। तो जब दोनों की शादी होती है और ये दोनों राजा के दरबार में आते हैं, उसी समय लड़के पर कोई आरोप लगता है, ठीक है। और अगर कोई आरोप अगर लगाया गया लगता है तो उसको देश से बाहर जाने की सजा मिलती है, देश निर्वासन की सजा मिलती है। मान लो लड़का चला गया बिहार, लड़की रह गई झारखंड, ठीक है। तो उसने मेघ के माध्यम से, नहीं गाना सुनते हो, उड़ते बादल से पूछो, बहती हवाओं से पूछो, नाम पता उनको मेरा मालूम है। तो यहां से वो मेघ को एड्रेस करता है कि आए बादल, हम लोग तो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाने में थोड़ा दिक्कत है, जाएंगे कैसे, राजकीय आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, लेकिन तुमको कौन रोकेगा, तुम जाओ जाके हमारी पत्नी से हमारा हाले दिल बता देना। तो ओने से फिर हवा आता है और इसको बताता है कि तुम्हारी पत्नी भी ऐसी ऐसी सोच रही है जैसे तुम सोच रहा है। फिर यहां से बोलता है कि मेघदूत, मतलब मेघ बादल जो है सो दूत बन के जा रहे हैं, जो उसकी प्रियतमा तक मैसेज पहुंचा रहे हैं, और वो प्रियतमा जो बोल रही है वो मैसेज आ रहा है। तो ये वर्ल्ड का फर्स्ट टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है, जो आज के बात करने के तौर तरीके से जो प्रश्न प्रियतमा उठा रही है, चाहे जो उठा रहे हैं, वही प्रश्न आप लोग भी उठाते हैं टेलीफोन पर। यही सेंस है, इसीलिए इसको कहा जाता है कि एकदम दो लोगों का वार्तालाप है, और उसके बीच में कौन है? मेघ है। मेघ मतलब बादल के माध्यम से ये बात की गई है। बिरही, बीरा मतलब बिछड़ना, यक्ष एवं उसकी प्रियतमा के वियोग का वर्णन है कि तुझ बिन जिया जाए ना, ठीक है। आगे बढ़िए तो कहते हैं कि अगली पुस्तक ऋतु संहार है, ठीक है। ये किताब अगर सचमुच में किसी भी भारतीय को जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें जो कालिदास ने कंसर्न डाला है ना, वो वाकई में बहुत उम्दा कंसर्न है इंडियन कल्चर के बारे में। मतलब उन बताते हैं कि भारत एक ऐसा मुल्क है
जो कालिदास की भावना थी, इसको अगर जीवन में कोई आदमी बाद में प्रकट किया तो उसका नाम था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो बोलता था कि मैंने दुनिया के कई देश घूमे हैं, लेकिन भारत जैसा देश मुझे, तो बोलता था कि अगर कहीं चल जाओ रेगिस्तान में उधर, तो गर्मी से आदमी मर जाता है। यूरोप चल जाओ तो ठंडे से आदमी मर जाता है। बोलते हैं ना लोग, ये दोनों जगह पर दो दिखते हैं। लेकिन देखो यूरोप वाला को 12 महीने में 1 महीना धूप खिलता है तो कपड़ा खोल करके जमीन पर लौट जाता है। क्या कर रहा है? तो सन बात कर रहे हैं। तो उसी पर लिखते हैं कि हमारा देश हिंदुस्तान को देखो, जहां 1 2 नहीं 6 ऋतुएं हैं। वर्षा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखें परम सुहाई। तो लिखते हैं कि वर्षा के बाद शरद ऋतु आता है, शरद के जाने के बाद बसंत आता है, तब गर्मी आता है, और गर्मी के बाद हेमंत आता है, तब जाकर के बरसात आता है। तो बोलता है कि दुनिया में रहने के लिए भारत से अनोखा जगह कोई नहीं है। ठीक है, यहाँ इतने तेजी से मौसम बदलते हैं कि एक मनुष्य अपने जीवन में जितना वेराइटी चाहता है, जितनी सोच, यहाँ के मिट्टियों में जाइए, कोई ऐसी फसल नहीं है संसार की जो न उग जाए। उधर जाइए तो काली, इधर जाइए तो गोरी, उधर जाइए तो लाल, ऊपर जाइए तो सफेद। ठीक है, आप उन मिट्टियों में जाइए, हिमालय से लेकर के साउथ तक, हिमालय पूरा सफेद है तो ब्लैक पूरा साउथ है। ठीक है, तो बोलते हैं कि हमारे कितने विविध प्रकार के फसल उगाई देते हैं। मतलब किसी के जीवन में अगर रोमांच चाहिए तो रोमांच के लिए भारत से बेहतर प्लेस उसके पास। तो 6 ऋतु लिखे कि भारत एक ऐसा, 6 ऋतु का क्या महत्व है, क्या नहीं महत्व है, ऋतुराज बसंत का क्या महत्व है, हेमंत का क्या, पूरा बात बताया। यानी ये भारत की जलवायु पर लिखी गई किताब। विविधता देखो, पहला लोक संस्कृति पर लिखी, क्यों मर भी गए तो बहुत सारे लोक संस्कृति को, लोग शिव पार्वती पर आज भी गाँव में मैक्सिमम जो गीत उत गाए जाते हैं, चाहे वो शादी के गीत हो, चाहे बच्चे के जन्म का गीत हो, सबके केंद्र में भगवान शिव और उमा को ही रखा जाता है। तो लोक संस्कृति की किताब है। एक धर्म पर लिखे तो भगवान राम की वंशावली लिख डाले। तीसरा जो किताब लिखे वो टेलीफोनिक संवाद है। चौथा जो किताब लिख रहे हैं वो ऋतु है। अभी और पिक्चर बाकी। कहते हैं कि इनकी 3 और किताबें हैं। वो तीनों जो थे, 4 जो है सो महाकाव्य हैं, और ये जो 3 है ये तीनों नाटक है। मालविकाग्नि मित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम और विक्रमो वर्षियों। ठीक है, इसमें सबसे उम्दा किताब कालिदास के 7 किताबों में से सबसे उम्दा जो किताब है उसका नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में कहा जाता है कि अगर कोई पत्थर दिल भी इंसान हो और इस किताब को पढ़ ले तो उसे प्यार होने से कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, लेकिन प्यार सोच समझ के करना चाहिए, यह ही किताब नहीं सिखाता है। ठीक है, यह उसका चैप्टर नहीं है। लेकिन फिर भी तुम लोग को अगर मौका मिले तो आज जाना और कहीं से भी यूट्यूब में खोजना अभिज्ञान शाकुंतलम का ऑडियो क्लिप, तो पूरी किताब की समरी हमको लगता है 20 से 25 मिनट में कहीं कहीं मिल ही जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें बहुत सारा चीज बकवास से मिलेगा। अब फिल्टर कैसे करिएगा वो देख लीजिएगा, लेकिन हमको लगता है कि 20-25 मिनट में पूरी स्टोरी चलती है। आपको क्या करेगा ना, कहीं कहीं का क्लिप दिखाएगा बीच बीच का, लेकिन पूरा स्टोरी जरूर सुनो। ये भारत के इतिहास की मानी जाती है कि सबसे अच्छी पुस्तक है। ठीक है, कालिदास अगर सबसे बड़े राइटर हैं तो कालिदास की सबसे अच्छी जो पुस्तक है उस पुस्तक का नाम है अभिज्ञान। पहले के जमाने में आप पढ़ नहीं सकते थे कि अब जाते फिर किताब खरीदते, 200-250 रुपया लगता, फिर संस्कृत में लिखल रहता, आधा हिंदी में लिखल रहता। लेकिन इसकी जो समरी है वो आप जा करके किसी भी ऑडियो क्लिप को सुनो, इतनी अच्छी मतलब एक क्लिप है कि आदमी केवल सुनना चालू कर देना, उसके बाद वो काम अपने सुन लोगे, फिर तुमको कुछ नहीं करना। कहानी इतनी प्रभावमय है कि आप उसको सुन लोगे। आगे देखो, एक किताब तो हम पहले ही बताए हैं जी कि मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कहानी है।
पुष्यमित्र शुंग में पुष्यमित्र के बेटा का नाम था अग्निमित्र। जब भारत के बॉर्डर पर आक्रमण हुआ तो इसे महाराष्ट्र विदिशा भेजा गया था, और विदिशा के ही बिजनेसमैन की बेटी है मालविका। ये दोनों में लव हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या क्या हुआ ये सारी बातें किताब से पूछिए। आगे बढ़ते हैं। देखो किताबों में अभी तो मतलब समझो कि हमने जो बोला उसमें नाटक देखे आप लोग, कहानी देखे, लेकिन पूरा गुप्त काल पढ़ोगे तो विज्ञान की भी इतनी अच्छी अच्छी किताबें हैं। और मेडिकल साइंस का तो कहबे मत करो, कैसी कैसी किताबें इस काल में लिखी गई। उसको तो छोड़ो, जो दुनिया में जिस पर कोई नहीं लिखता है उसमें भी यहां लिखा जाएगा। मतलब इसी काल में काम सूत्र भी लिखा जाएगा। शहरी जीवन, भोग विलास, सेक्सुअल संबंधों पर आधारित काम, मतलब कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, चाहे वो मेडिकल साइंस हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे एस्ट्रोनॉमी का फील्ड हो, चाहे लिटरेचर का फील्ड हो, चाहे नाटक हो, महाकाव्य हो, चाहे कोई प्रयाग प्रशस्ति को देख लो, पत्थर पर लिखने वाली बात हो। साहित्य की इससे अच्छी कलम भविष्य कभी भी भूतकाल में नहीं चली है। चलिए अगला जो है वो क्या है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। सबसे बड़ा नाम है आर्यभट्ट। लेकिन आर्यभट्ट के बारे में पहली विशेषता यह है कि ये व्यक्ति किसी के दरबार में नहीं है। समझे चीज को, ये इंडिपेंडेंट है। गणित के क्षेत्र में इन्होंने आर्यभट्टियम पुस्तक लिखी, ठीक है। भारत में दशमलव प्रणाली का इनको जन्मदाता बोलते हैं। शून्य के सिद्धांत के जनक माने जाते हैं, ठीक है। इन्होंने ही दिया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है। इस पर इन्होंने सूर्य सिद्धांतिका किताब लिखा। इसके अलावा इन्होंने पाई का मान दिया। पाई का मान जानते हो ना, ठीक है। तो कहने का मतलब सोचो कि आर्यभट्ट अपने पीरियड में, अब सोचो जितना मैथमेटिक्स बनाते हो, अगर मैथमेटिक्स में दशमलव न हो, ठीक है, तो मैथमेटिक्स कैसा होगा? पढ़ते हो ना, ठीक है। जीरो का क्या महत्व है, जीरो को जोड़ने से क्या अंतर आना चाहिए, घटाने से क्या अंतर आना चाहिए, गुना में क्या अंतर आना चाहिए, जीरो का गणितीय वैल्यू कैसे तय हो सकता है, काउंटिंग कैसे की जा सकती है, पूरी जीरो मेथड के जन्मदाता। जीरो का प्रयोग सीखा है, दशमलव का प्रयोग सीखा है, क्षेत्रमिति मेंसुरेशन के क्षेत्र में पाई का मान दिए कि जो स्थिर रहता है। और उसको छोड़ो, ये पहला बार बोले कि ये जो पृथ्वी है ना, ये अपने अक्ष पर लड्डू लिए नाचती है और ये सूरज के गोले गोल घूमती है। मैं हमेशा बोलता हूं, ये बात हम आपको बता रहे हैं कि दुनिया को सबसे पहले बात भारत ने बताई कि सूर्य हमें नहीं घूमता है, बल्कि पृथ्वी सूर्य को घूमती है। और पृथ्वी भी जो चक्कर लगाती है वो नाच नाच के चक्कर लगाती है, नाचिए नाच के चक्कर लगाती है। और लड्डू लिए ऐसे ऐसे नाच रही है, तो एक ऐसे ऐसे नाच रही है और एक ऐसे ऐसे भी नाच रही है गोले गोल सूर्य की परिक्रमा। तो एक ही साथ है, उसमें दोनों मोशन है, दैनिक गति भी है और परिक्रमा वाला। और उसका रफ्तार कितना है, तो 1600 किलोमीटर प्रति घंटा। एक घंटा में पृथ्वी, तुम अभी यहां हो तो अपने हिसाब से जो कलकत्ता पार कर गई, 1600 किलोमीटर घंटा में पार कर जाएगी, ठीक है, अपने परिक्रमण काल में। तो इतना तेज गति से पृथ्वी चल रही है, और कोई बोले तो उसको थप्पड़ थप्पड़ मार के आदमी ठीक कर देगा। इतना शांति से बैठल है, 60 किलोमीटर में बाइक चलता है तो बाल सहियार नहीं पाते हैं, और तुम दिमाग खराब किया हो कि 1600 किलोमीटर से दौड़ रहे हैं और न गिरेगे न कुछ नहीं होगा, और गोले गोले भी नाच रहे हैं और चक्कर भी नहीं आ रहा है, तो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन ये हिंदुस्तान था, इसको ज्ञान का मतलब जननी केंद्र कहते हैं, कि लोग दुनिया में सब अकथनक बातें, मतलब जिसको न विश्वास करने के लोग बातें हों, उसको लोगों ने बोला कि इट इज पॉसिबल, ये सब कुछ सही है। यही बात आज नहीं, करीब करीब 1000 साल बाद यूरोप में एक व्यक्ति जो थे कोपरनिकस, गैलीलियो और जो लोग पैदा हुए, जब उन लोगों ने कहा ना, उन लोग इतना बात नहीं बोला, उन लोग खाली इतना ही बोला कि पृथ्वी नहीं, सूर्य नहीं, पृथ्वी परिक्रमा कर रहा है। बोला कि इधर आओ, हम लोग देख नहीं रहे कौन परिक्रमा कर रहा है,
रोज सुबह उठते हैं, सूरज यहाँ उगता है, वहां चढ़ता है, वहां डूबता है, हम लोग देख नहीं रहे कौन घूम रहा है। उसको फांसी लगा दिया, जिंदा जला दिया सब। बोला कि ऐसा अनकठल बात नहीं बोलो, ठीक है। तो सोचो कि 1000 साल बाद जब नॉलेज कितना आगे बढ़ गया होगा मनुष्य का, तब लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे, और उसके 1000 साल पहले पूरी बात बता करके आर्यभट्ट चले गए, और लोगों ने खुशी खुशी स्वीकार किया कि बोल रहे थे, ठीक है बोल रहे, ठीक है। और उसको छोड़ो, आगे चल के ऐसा व्यक्ति पैदा होगा वराहमिही जो ग्रह का चाल बता देगा। उस समझ रहे हो कितना बड़ा काउंटिंग है। कहने का मतलब कि तुम यहां हो पृथ्वी पर, समझो चीज को कि ये सन है और तुम यहां पृथ्वी घूम रही है, इसके ऊपर मंगल है और यहां पर बुध है। इस 1600 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, इस समझो कि 2500 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है, इस 60 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है। और यहां सूत के आदमी सब नाप रहा है कि कौन का किलोमीटर में चल रहा है। समझ गए चीज को। और यहां ही सुन देख लिया कि उसका स्पीड कितना है बैठे बैठे, और तब तेरा जन्म कुंडली बना रहा है कि आदमी पैदा हुआ तो यहां था, ठीक है। 16 वर्ष का हो गया तो यहां आया, तो इसका बुध यहां से हट के यहां चला गया, बृहस्पति यहां से हट के यहां चला गया। अब इसका नजदीक बृहस्पति आ गया है, मंगल घर छोड़ के बाहर चल गए हैं, शनि बगल में आ गए हैं, अगला साल बीमार पड़ेगा। फलित ज्योतिष सही ना है जी, और ये 100% सही है। इसलिए सही है क्योंकि आज के हजारों साल पहले भारत में एक पंचांग बना टाइम के काउंटिंग के लिए। पंडित जी पंचांग लेके चलते हैं ना, और वो बोलते हैं कि आज सूर्य ग्रहण लगेगा। और अब विज्ञान इतना दूर चल गया है कि आदमी मंगल पर भी बैठा हुआ है, फिर भी वो काउंटिंग करके बता रहे हाँ सूर्य ग्रहण सही लग रहा है। तो उसका डेट अभी नहीं, 2050 में कौन डेट को कितना बज के कितना मिनट पर अगला सूर्य ग्रहण है वो भी लिखा हुआ है उस पंचांग में। अब कोई टेलीस्कोप नहीं है, ना कोई देख रहा है, ना कोई मीटर है जो गति नाप रहा है, फिर भी लोग नाप रहे हैं कि नहीं घूम के आ जाएगा यहाँ, इसके बीच में चंद्रमा इसको ढक लेगा। आज नहीं 2090 में भी क्या होगा, किस साल में क्या होगा, 2047 में क्या होगा, उस समय का काउंटिंग करके चला गया। तो अगर उसको चाल नहीं पता रहता, स्पीड नहीं पता रहता, तो कभी होगा ऐसा। सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण क्या पढ़ती हो कि अगर सूर्य जो है यहाँ पर स्थिर है, अगर इसको पृथ्वी घूम रहा है तो पृथ्वी के बाहर चंद्रमा है, तो चंद्रमा भी इसको घूम रहा है, एक दूसरे को ढकेगा तब ना। तो सारे ग्रह का चाल लोग पढ़ लिया कि सभी ग्रहों का स्पीड क्या है, कौन ग्रह कब पास आ रहा है, कब दूर हो रहा है लक्षण, और उसका ह्यूमन लाइफ पे क्या इंपैक्ट हो रहा है उसको भी रीड कर रहा है। जो ज्योतिष शास्त्र है उसी पर है, ग्रहों के चाले पर न जाते होते नहीं बोलते कब जन्म लिए थे इतना तारीख को, अच्छा तो आपका बुध यहाँ है, आपका मंगल, वो जो लिखता है कागज पर बुध मंगल है ना, ग्रह का गति लिखता है। अपने आप जुबा नहीं लग रहा है जी, तू लोग से मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहा है, 9 का टेबल नहीं याद होता है, 9 याद हो जाते 19 नहीं याद होता है, ठीक है। और सोचो कि उस दौर के लोग कैसे होंगे जो इस प्रकार के काउंटिंग को किए और एक ऐसा मेथड बना दिए कि पंडित जी बैठे हुए वो 2047 के भी बता दे रहे कि 2047 में लगन कब आएगा, शादी कब करना है, एक एक पॉइंट उनके पास नोटेड है। तो समझो कि ये बात कोई गलत नहीं झुठला सकता है। अभी भी नासा जैसे केंद्र जो है ना इस बात को रिसर्च करते हैं कि आखिर भारतीयों के पास में कौन सी मेथोडोलॉजी थी जिसके माध्यम से वे ग्रहों के स्पीड को रीड कर लिए, और वो स्पीड एकदम एक पैसे भी इधर से उधर। पंडित जी बोल दिए हैं अगर कि अगले साल 5:52 में इतना तारीख को ग्रहण लगेगा, तो एकदम उसी टाइम में लग रहा है। मतलब स्पीड में -0 का भी अंतर नहीं है, 0.1 का भी अंतर नहीं है। ये अपने आप में अद्भुत कैलकुलेशन है। तो लोग इसको कहते हैं कि ये इस काल में साइंस का देन था। अगले व्यक्ति है वराहमिही, एक खगोल शास्त्री मतलब ग्रह वाला, ज्योतिष शास्त्री, उसका फल क्या होगा, गणितज्ञ भी थे और नक्षत्र विज्ञान के भी जनक थे। कहते हैं कि इन्होंने ब्रह्मांड की रचना, ठीक है, और पृथ्वी के अक्षीय भ्रमण को ज्ञात किया। 4 किताबें लिखी, पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता, लघु जातक और गृह जातक। ये 4 किताबें इनकी हैं।
जो किस पर है? एस्ट्रोनॉमी, खगोल शास्त्र पर। ये दरबारी कवि थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते भी थे। आगे बढ़ते हैं, अगले व्यक्ति है ब्रह्मगुप्त। ठीक है, अब देखो जहां पर जीरो के बारे में आर्यभट्ट ने जानकारी छोड़ी थी, उस जानकारी को ही अलग अलग प्रमेय के माध्यम से सिद्ध करके स्थापित कर दिया। ठीक है, कहते हैं इनका जन्म उज्जैन में हुआ था। एक गणितज्ञ थे, खगोलविद थे। इन्होंने ब्रह्म स्फुट सिद्धांत, खंडन खाड्य जैसी पुस्तकें लिखी। इन्हें भारत में जीरो का जनक कहा जाता है और इसके जोड़ने, घटाने, गुना भाग करने के नियम की जानकारी, जनरल लीनियर इक्वेशन की जानकारी, मतलब इनको लोग बोलते हैं ना कि बीज गणित के पिता थे। अलजबरा जो पढ़ते हो ना मैथमेटिक्स में, उसके बहुत बड़े जानकार व्यक्ति थे। अगला आदमी आइए सुश्रुत। ठीक है, बहुत सारा विज्ञान का बात पढ़ लिया कि खगोल शास्त्र में क्या हो रहा है, गणित में क्या हो रहा है। अब मेडिकल साइंस में आओ, तो मेडिकल साइंस में सुश्रुत है। इनको लोग मानते हैं कि ये शल्य चिकित्सा मतलब सर्जरी ऑपरेशन करने के एक्सपर्ट आदमी थे। ठीक है, इन्होंने सुश्रुत संहिता, इनके किताब का नाम है सुश्रुत संहिता, लिखी। इसमें शल्य क्रिया मतलब कौन चीज का ऑपरेशन कैसे करते हैं, इसमें मोतियाबिंद से लेकर के घुटना और टखना का ऑपरेशन वगैरह का दर्द उर्द निकालने का सब इलाज है बताए। सुश्रुत नहीं, सबसे पहले त्वचा रोपण मतलब प्लास्टिक सर्जरी का भी बात बताया। देखते हैं हीरोइन का नाक दब जाता है तो दुबई जाके प्लास्टिक सर्जरी कराती है, उठा दो ताकि ठीक लगे। ठीक है, तो अभी भी अगर सोचो मेडिकल साइंस का सबसे बड़ा अगर कठिन काम माना जाता है तो त्वचा रोपण प्लास्टिक सर्जरी माना जाता है। और पहले डॉक्टर है जो प्लास्टिक सर्जरी किए, आज नहीं, कब? 1000 नहीं, गुप्त काल। कि 500 का पीरियड है, तुम 2024 में रह रही हो, 1500 तो ऐसी हो गया। ठीक है, मोतियाबिंद का सफल ऑपरेशन किए। पार्क डेविस एक यूरोपीय विद्वान है, बहुत बड़े सर्जन है। इन्होंने सुश्रुत को विश्व का प्रथम शल्य चिकित्सक कहा। कहा कि पूरे वर्ल्ड का ही पहला इंसान है जो ऑपरेशन करने दुनिया को सिखाया, कि शरीर को कट करके ऑपरेशन करके ढक्कन को फिर से सिलाई किया। अगर घुटना में दर्द है तो दोनों घुटना को तोड़ कर अलग अलग कर दीजिए, फिर उसमें प्लास्टिक का अपना लिगामेंट लगा दीजिए और फिर दोनों ढक्कन बंद करके सिल दीजिए और फिर से ऊपर काम करेगा। तो समझो उस समय के त्वचा रोपण प्लास्टिक सर्जरी के जनक है। क्या बोलोगे इस पीरियड के बारे में? मतलब मेडिकल साइंस आज भी कितने लोग प्लास्टिक सर्जरी के बारे में जानते हैं, सोचो ना जी। और उस पीरियड में अगर ऐसा कोई इंसान सोच रहा है तो अपने आप में एक अजूबा से कम नहीं है। चरक, इनका एक अलग दुनिया है। ठीक है, ये आयुर्वेद के विशेषज्ञ हैं। कुषाण काल में राजवैद्य थे, मतलब इनका गुप्त काल में भी नाम मिलता है और कुषाण काल में मिलता है। इनकी किताब तुम लोग के लिए आसान है, चरक संहिता। इन लोग ठीक किया है कि हम सुश्रुत है तो नाम किताब सुश्रुत संहिता। चरक तो याद करने में मेहनत नहीं है। एक प्रसिद्ध आयुर्वेदिक ग्रंथ है, इसमें रोग नाशक, रोग निरोधक दवाओं का उल्लेख है तथा सोना, चांदी, लोहा, पारा आदि धातुओं के भस्म में उनके उपयोग का वर्णन मिलता है। मतलब ये पहले व्यक्ति थे जो बोले कि केवल चावल गेहूं खाने से कुछ नहीं होने वाला है। सोना, चांदी, च्यवनप्राश खाइए, जवानी फिर से वापस लाइए। मतलब मनुष्य के शरीर में खनिज लवण की मात्रा कितनी होनी चाहिए, कैल्शियम कितना होना चाहिए, आयरन कितना होना चाहिए, इसके ऊपर इन्होंने रिसर्च किया। और ये पहले ऐसे डॉक्टर हैं जो एंटीबॉडी बनाए, जैसे घाव भरने के लिए जो हम लोग खाते हैं ना, तो उसको इन्होंने डेवलप किया। ठीक है, दोनों चीजों को आगे बढ़िए। उससे भी बड़ा नाम अभी बाकी है। अगला का नाम है धन्वंतरी। इनको भारत में फादर ऑफ आयुर्वेदा, इनका किताब बेचारे ठीक है, धन्वंतरी संहिता। डॉक्टर लोग आपके लिए काम आसान करके गए। ठीक है, नाम ही किताब का नाम है। नागार्जुन ये रसायन शास्त्री हैं, केमिस्ट।
और इन्होंने रस चिकित्सा, जो शराब पीते हैं ना, खांसी का शराब, सिरप, ठीक है। तो जितने भी बच्चों की जो दवा आती है जो लिक्विड फॉर्म में है, ये फर्स्ट लिक्विड फॉर्म के दवा बने हैं, ठीक है। ये जो लेके कोरक्स लोग घूमता है ना कि एक आध दिन बोतल नहीं मिले तो उससे भी काम चला लें, तो समझो ये पहले व्यक्ति है जो रस चिकित्सा का आविष्कार किए कि विभिन्न प्रकार के चीजों को मिला करके बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। सोना चांदी खनिज पदार्थों के रासायनिक प्रयोग से रोगों की चिकित्सा हो सकती है। मतलब आपके शरीर में किस चीज की मात्रा बढ़ा दी जाए तो कौन सी बीमारी ठीक हो सकती है, इसको इन्होंने नियमित तौर पर लाया। वही ना आप लोग बैठ करके डेली बोलते हैं, ठीक है। अच्छा आपको पथरी हुआ है, ये खाइए ना कुर्थी का दाल खाइए, इस सबसे पहले वही बताया। आप कोई भी आप पालक मत खाइएगा, ठीक है। तो पूरा आदमी बताया है कि वेजिटेबल्स में कौन सा वेजिटेबल्स कौन सा सोर्स देता है और कौन सोर्स को आपको लेना है और कौन सोर्स को किस बीमारी के। इसलिए दुनिया के अजूबा टाइम है, भारतीय संस्कृति में एक गर्व करने वाला टाइम है। बचपे का किया दुनिया वीर जी, जब टैबलेट हम ही लोग बनाए रोग निरोधक, सिरप हम ही लोग बनाए, सोना चांदी च्यवनप्राश हम ही लोग बनाए, ठीक है। तो मेडिकल साइंस में सबसे पहले सर्जरी करना हम ही लोग चालू किए। तो फिर दुनिया में मेडिकल साइंस का कौन सा ऐसा विभाग है जो बाकी रह गया? सब अजूबा खत्म हो गए तो एक बार अजूबा आया है, इसका नाम है मेहरौली स्तंभ लेख। मेहरौली एक स्थान है दिल्ली में, ठीक है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में मेहरौली में एक स्तंभ लेख बनाया गया है, और पता नहीं वो लोहे का एक परत है और लोहे के परत पर किसी खास चीज की पॉलिश कर दी गई है, और इस पॉलिश करने से उसमें जंक नहीं लगता है। आप लोग अपना भाषा में पता है, चीती, ठीक है, नहीं लगता है। अब सोचो कि अगर दुनिया को आज के डेट में पता चल जाए, ठीक है, कि ऐसा भी लोहा बन सकता है जिसमें जंग नहीं लगेगा, तो अगर घर 100 साल का है तो 600 साल का हो जाएगा। और सोचो वो मेहरौली स्तंभ लेख ऐसे ही बाहर रखा हुआ है, धूप पानी बरसात सब झेलता है, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी उसमें कोई असर नहीं, जैसा उस दिन चमकता था वैसे आज भी चमक रहा है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कि आखिर क्या इसमें ऐसा पेंटिंग किए कर दिया कि खत्म नहीं होगा। अगर लोहा में जंग न लगे तो समझ रहे हो किसी चीज की आयु, जैसे तुम्हारी गाड़ी है, कार ले रहे हो, बाइक ले रहे हो, ये सब की आयु जीवन भर के लिए हो जाएगी। लोहा ही नहीं खराब होगा तो पेंट मरवाते रहिए, चढ़ते रहिए, लाल कल काला, ठीक है। तो लोहा ही नहीं है जो बर्बाद होता है। जैसे घर है तो घर में आप छड़ लगाए हैं, छड़ में जंग लगता है, जैसे जैसे छड़ कमजोर होगा वैसे घर की उम्र क्या होगी, घटती चली जाएगी। अगर ये ऐसा छड़ मिल जाए जैसे कहिए जंगे नहीं लगे, तो ये अपने आप में एक अद्भुत दुनिया है। तो मेहरौली का स्तंभ लेख पर आज भी कोई नहीं पता कर पाया कि कौन चीज का ऐसा इसमें लेप किया गया है कि ये अभी भी जंगरोधी बना हुआ। धातु के विषय में तकनीकी जानकारी उन्नत अवस्था में पहुंच गई थी। लोहे के वस्तुओं पर सबसे अच्छा उदाहरण लौह स्तंभ है जो दिल्ली के मेहरौली में स्थित है। इसका निर्माण 34वीं सदी में हुआ, तब से लेकर 1600 वर्षों के पश्चात भी इसे जंग स्पर्श नहीं करता है, ठीक है। तो जंग रोधी प्लेस है, ठीक। अब ये टॉपिक समाप्त हो गया है। एक दो किताबों के नाम है जो पढ़ने पड़ते हैं। दंडीन, इन्होंने किताब लिखी है, इसका नाम है 10 कुमार चरित्र, ठीक है। इस किताब का खासियत मतलब इस काल में जानते हो ऐसा ऐसा राइटर लोग हुआ है ना कि अगर तुम कॉपी ऐसे लिए हुए हो ना, ठीक है,
तो उन्होंने एक ऐसा मेल मिला मिला के वर्ड लिखा है कि इधर से पढ़ोगे तो रामायण है और इसको ऐसे पढ़ोगे तो महाभारत चलेगा। मतलब स र क वैसा मिलाया हुआ है कि एक ही शब्द को इधर से पढ़ेंगे तो कोई और शब्द निकलेगा और इधर से घुमा देंगे तो कोई और शब्द निकलेगा। और वैसा मिलाया हुआ है कि थ्रू आउट महाभारत जा रहा है, थ्रू आउट हिमालय रामायण जा रहा है। अद्भुत अद्भुत लोग पैदा हुए इस पीरियड। विष्णु शर्मा, इन्होंने जो किताब लिखी है उसका नाम है पंचतत्व। ये मोरल स्टोरी की बुक है, ठीक है, नैतिकता पर आधारित, और ये विश्व में सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब थी। इस किताब को पीछे छोड़ दिया हैरी पॉटर, ठीक है। ये तो विश्व में सबसे अधिक लैंग्वेज में इसी किताब का ट्रांसलेट हुआ है और विश्व में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब। इस किताब में बहुत सारी अनोखी कहानियां हैं, ठीक है। एक अनोखी कहानी हम आपको बता दे रहे हैं कि एगो पंडित जी थे, उनको मन किया यज्ञ करने के लिए, तो एक राजा के यहाँ गाय लेने गए थे। जब वो गाय लेने के लिए गए, ठीक है, तो गाय लेके वापस लगे थे, तो गाय इनके लूटने के लिए 4 गो चोर इनका पीछे लग गए। एगो लालपुर में बैठा हुआ था, दूसरा कोकर चौक पर बैठा हुआ था, तीसरा बूटी मोड़ पर बैठा हुआ था। और वो लोग बोलता है पंडित जी को कि पंडित जी कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। अरे पंडित जी गधा कह के पार पर लिए हुए हैं। बोला तू पागल है, ठीक है, गधा है, गाय है, गाय राजा से मांग के लेके जा रहे हैं, समझता है। तो फिर कोकर चौक पर बोले पंडित जी गधा वाले कहाँ जा रहे हैं। जब 3 आदमी उनको टोका ना, तो उनको डाउट हो गया, शक हो गया, ठीक है, कि क्या हो रहा है, अगर सब आदमी गलत है क्यों बोलेगा। चौथा उनको डरवा दिया कि अगर गधा लेके आप घरे गए और पंडिताइन जान गई तो उनकी पंडिताइन बड़ा कटुक भाषा बोलती थी, इसलिए बहुत डरे गए। बोले कि इज्जत चल जाएगा आपका। तो वो बछड़ा को फेंक दिए। उसके बाद तीनों चोर आए, वो बछड़वा को लेके गए, जाके बेच दिए, ठीक है। तो अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है कि हम सही हैं, तो अंतिम समय तक विश्वास बनाए रखिए। ये नहीं कि 3 आदमी टोक दिया तो चौथा गलत हो गया, ठीक है। इसकी एक और कहानी है कि एक ऐसा पक्षी था जिसका 2 गो मुंह और 1 गो पेट था, ठीक है। तो एक दिन जो एक तरफ के मुंह वाला को एक बड़ा स्वादिष्ट फल मिल गया, तो खा के बड़ी खुश हुआ और बार बार कहे कि जानती हो हमको इतना स्वादिष्ट फल लग रहा है कि अमृते खा रहे हैं, ठीक है। तो बोल रही थी बार बार थोड़ा हमको भी खाओ, इतना अच्छा है। तो नहीं बोली कि हम लोग दोनों का पेट टेके रहा है, खाएंगे तेरा भरिए नहीं रहा है, चखो उखो नहीं तुम, बहुत स्वादिष्ट है। तो ये बात से दूसरी मुंह वाली को जलन हो गया और एक दिन उसको जहर मिल गया। बोला कि देखो हमको अब जीने का मन नहीं कर रहा है, हम मर जाएंगे, ठीक है। असही मुँह खाए मर गए। इसका मोरल वैल्यू यही है कि अगर घर में अच्छी चीज पनीर चिल्ली मिला है तो छोटकी गोतनी को भी खिलाइए, तब बड़की कहिए। नहीं तो अपने आप को बड़की समझ के गप गप मार लिए तो छोटकी किसी दिन कुछ और भी खिला सकती है, क्योंकि उसको आशंका हो जाएगा कि घर में जितना भी अच्छा चीज आएगा सब तो बड़की खाएगी, बचेगा तभी ना हम खाएंगे। बोले कि बड़की को मरिए जाना ठीक है, पहले इसको खत्म कर लेते। तो अगर कोई भी चीज जीवन में स्वादिष्ट मिले तो स्वाद का डिस्ट्रीब्यूशन भी कीजिए, ठीक है। बुद्ध घोष इसको बोलते हैं, इनकी किताब का नाम है विशुद्धि मग, इसको बौद्धों का रामायण बोलते हैं। असंग की किताब है योगाचार। अमर सिंह की किताब है अमर, को पहले भी पढ़े हैं। और भारवी की किताब है कीर्तार्जुनियों, ठीक है। तो इस प्रकार जो पूरा टॉपिक है आपका सो समाप्त हो गया है। तो गुप्त काल में आप राजनीतिक इतिहास देखें, प्रशासनिक इतिहास देखें, कला साहित्य और विज्ञान देखें, ठीक है। अगले दिन आइएगा तो गुप्तोत्तर काल बताएंगे। ये हिस्ट्री में बहुत समझो कि तुम लोग को काट छांट के छोटा छोटा दिए हैं ना, लेकिन चूंकि ये रटने से नहीं याद होता इसीलिए सबकी स्टोरी थोड़ी थोड़ी बता दिए हैं। इसको 1-2 बार देख लोगे तो ये याद रहेगा, ठीक है। चलिए क्लास समाप्त। सर ग्रुप में भेज दीजिए नोट्स, अभी भी नहीं गया क्या जी ग्रुप